अब हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हेडिंग आपने देखा है, मैंने लिखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बराबर। ये चैप्टर शुरू करने से पहले ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है वो समझना हमारे लिए थोड़ा जरूरी है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना, वो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसका कन्वर्जन हम करेंगे केमिकल एनर्जी में, या तो जो केमिकल एनर्जी है उसका कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब हम कहना चाहे, कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो हमें क्या डिफाइन करना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी कैन स्टडी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी और वाइस वर्सा। मतलब कि उल्टा, केमिकल एनर्जी में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन होते हैं वैसे रिएक्शंस का स्टडी अगर हम करते हैं तो ऐसी केमिस्ट्री को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये नाम देंगे। जनरली ये पहला जो कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं या केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को स्पॉन्टेनियस बना, मतलब कि पॉसिबल बनाने के लिए है। किसे कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? जरा याद करिए, थर्मोडायनेमिक में वर्ड्स ये सीखा था हमने। विच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज स्पॉन्टेनियस and which type of reactions are known as non-spontaneous reactions? जो अपने अपना हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ, जो अपने आप ना हो वो नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब ऐसे रिएक्शंस जो अपने आप नहीं होते हैं। तो कई सारे रिएक्शन ऐसे है कि अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं। मतलब at that time we are converting electrical energy into chemical energy and that reactions will becomes possible. नॉन स्पॉन्टेनियस थे, मतलब अपने आप नहीं हो रहे थे, बट हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लाई की तो वो पॉसिबल हुआ। और ये केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है आपके सामने। और सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर है ना तो वो है ड्राई सेल, जिसे हम बैटरीज कहते हैं। बराबर है। टेंसिल सेल जनरली हम ये वर्ड बोलते हैं कई बार। वो जो सिंपल सेल आता है क्लॉक में हम डालते हैं, उसमें क्या है तो केमिकल से होता है, बट वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, वो आपने देखा है। तो वो भी हम सीखने वाले हैं, बैटरीज भी हम सीखने वाले हैं। बट ऐसी जो स्टडी है जिसमें ये केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं वाया सम मैकेनिज्म, कोई ना कोई प्रोसेस वहां पर होगी या कोई इक्विपमेंट है उसकी मदद से हम करेंगे। बट ये जो स्टडी है उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा नाम देंगे। ये खास याद रखिए। बराबर है। इंपोर्टेंस क्या है इसका? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जबरदस्त इंपोर्टेंस इसलिए कि ऐसे जो रिएक्शंस है वो लेस पोल्यूटिंग होते हैं, एकदम कम पोल्यूशन होता है। जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी वाले रिएक्शंस है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाले रिएक्शंस है, वहां पर पोल्यूशन जो है वो कैसा होता है? बहुत कम होता है। और आपने देखा है कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आना शुरू हो गए। बराबर है। तो बेनिफिट क्या है भाई उसका कि पोल्यूशन जो है वो क्या होता है, बाकी के फ्यूल्स की रिस्पेक्ट में जो है वो कम होता है। तो ऐसे रिएक्शंस का पॉजिटिव पॉइंट ये भी है। उसके अलावा कई सारी चीजें ऐसी है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात आप कर लो, फ्लोरीन की बात करो, क्लोरीन की बात करो, ऐसे कई सारे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स है जिसका प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से या ऐसे रिएक्शंस की मदद से किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शंस में कन्वर्ट हो रही हो या केमिकल एनर्जी में जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही हो। बराबर है। और बड़े स्केल पर भी ये यूज होते हैं। ये जो रिएक्शंस है, ये जो एनर्जी के कन्वर्जन्स है, वो लार्ज स्केल वाले रिएक्शंस को भी अप्लाई होते हैं, ये याद रखना है। उसके अलावा कई सारी टेक्नोलॉजीज ऐसे है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल एनर्जी जो है वो दोनों का यूज होता है। ऐसी एक मैकेनिज्म आपने 11th में पढ़ी थी अगर याद है तो। अब हम थोड़ा काम की बात करते हैं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। हमने 11th में एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम था रेडॉक्स रिएक्शन, इफ यू रिमेंबर। कौन सा चैप्टर था? रेडॉक्स।
ये रेडॉक्स रिएक्शन में हमने आपको एक सेल पढ़ाया था, डेनियल सेल, अगर याद है तो, नहीं है तो हम रिवाइज करने ही वाले हैं, बराबर है। बट याद ये रखिए कि हमें दो टाइप के सेल्स पढ़ने हैं ये चैप्टर में। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और दूसरे हमें पढ़ने हैं, जो बाद में आएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। क्या फर्क है भाई दोनों में? Which type of cells are known as electrochemical cells and which type of cells are known as electrolytic cells? तो खास याद रखिए, the cells which can convert chemical energy into electricity is or are known as electrochemical cells. खुद केमिकल यूज करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो ऐसे सेल्स को हम क्या नाम देंगे भाई? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। व्हाई? द सेल्स विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी इनटू केमिकल एनर्जी इज और आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ऐसे जो सेल्स है, ऐसी जो मैकेनिज्म है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड करते हैं और केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, तो ऐसे सेल्स को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बराबर है। ये उसके मेन प्रिंसिपल थे भाई, इसके ऊपर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आइदर द गिवन सेल इज इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक। बट हमें पहले पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इसका मतलब है हम केमिकल का यूज करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी, बराबर है। मैंने कहा रेडॉक्स नाम का जो चैप्टर हमने पढ़ा उसमें हमने एक सेल आपको पढ़ाया था और उसका नाम है डेनियल सेल, ये भी हमने कहा। उसका दूसरा नाम वोल्टेक सेल भी है, गैल्वेनिक सेल भी है, बराबर आएगा। मैंने आपको एक ड्राइंग करवाई थी 11th में जिसमें हमने दो बीकर लिए थे, एक बीकर जो है उसमें ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा था और जिंक मेटल का रोड जो है वो उस पर डीप किया हुआ था। ये मेटल की प्लेट किससे बनी हुई थी? जिंक। और दूसरा जो बीकर है उसमें हमने भरा था कॉपर सल्फेट, CuSO4। और जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड मतलब मेटल का रोड या तो प्लेट, वो बना था कॉपर का। ये दोनों को हमने एक कॉपर वायर के थ्रू एक दूसरे के साथ ज्वाइंट किया था और बीच में एक मीटर रखा था जिसका नाम था गैल्वेनोमीटर, बराबर है। वो क्या करता है कि वोल्टेज किस तरफ से किस तरफ और कितना जो है वो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स कितने फ्लो होते हैं, वो वोल्टेज में मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो रखा था और यहां पर अभी सर्किट कंप्लीट नहीं हुई। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के लिए, क्योंकि आप फिजिक्स भी पढ़ते हो, सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है। तो ये दोनों बीकर अगर कॉमन होते तो कोई दिक्कत नहीं, बट अलग अलग है। तो यहां पर ये सर्किट कंप्लीट करने के लिए यू शेप की ट्यूब रखी जाती है, उल्टा यू शेप, जिसमें पर्टिकुलर टाइप का केमिकल भरा हुआ होता है और यहां पर ग्लास वुल रखा हुआ होता है। और ये केमिकल जो भरा हुआ होता है, एक्वा सॉल्यूशन जो है वो किसका होता है? तो या तो पोटेशियम नाइट्रेट का, खास याद रखिएगा, या तो अमोनियम नाइट्रेट का, क्यों वो हम पढ़ने वाले हैं। बट या तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है या तो क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो वहां पर भरा गया होता है। क्यों भाई? तो सर्किट कंप्लीट होने के लिए। बट ये दोनों का ही क्यों, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट का? तो वहां पर आपको आंसर ये देना है कि जो पोटेशियम आयन है और नाइट्रेट आयन है KNO3 में, वो दोनों की वेलोसिटी मतलब मूव होने की कैपेसिटी सेम है। तो फायदा क्या है हमें ऐसा अगर है, ये खास याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है KNO3 ही क्यों, NH4NO3 ही क्यों। और सेम NH4 प्लस और NO3 माइनस आयन जो है वो दोनों की मूव होने की कैपेसिटी भी लगभग कैसी है, सेम है। तो जब ये मूव होंगे तो दोनों एक साथ होंगे,
मतलब इसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर कोई ऐसा आयन है, मान लीजिए आपने NaCl का सॉल्यूशन भर दिया, तो दो आयन होंगे, सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस। अब ये दोनों की मूव होने की स्पीड सेम नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका मास अलग होगा, चार्ज अलग। तो इसकी वजह से हो सकता है, मास की और बाकी के पैरामीटर साइज की वजह से। बट यहां पर दोनों की स्पीड लगभग लगभग सेम है। तो फायदा क्या होगा? जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, ये दोनों जो भागा भागी करेंगे, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, तो दोनों की स्पीड सेम होने की वजह से दोनों एक साथ मूव होंगे। वरना क्या होगा? आपने कोई बाकी के आयंस ऐड कर दिए या इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया। इलेक्ट्रोलाइट वर्ड मैंने बोला, वहां पर याद रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें चार्ज्ड पार्टिकल्स हो, जिसको पानी के साथ मिक्स करने पर, मतलब एक्वा सॉल्यूशन बनाने पर आयंस प्रोड्यूस करे, ऐसे कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। ये खास याद रखिए। तो ये सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस आयन की स्पीड सेम नहीं है। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो शुरू होगा, होगा क्या? या तो क्लोराइड आगे निकल जाएगा या तो सोडियम आगे निकल जाएगा। मतलब एक तरफ सारे प्लस, दूसरी तरफ सारे माइनस। और ऐसा होता है तो प्रॉब्लम होता है। एक तरफ पूरा पॉजिटिव वायर है और दूसरी तरफ नेगेटिव वायर है, तो आपको पता है दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट जो है वो चार्ज कंटेन करते हैं। तो ये दोनों के बीच में पोटेंशियल क्रिएट होता है। पोटेंशियल मतलब एक एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो क्रिएट होता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए यहां पर क्या यूज किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। Why? Because the velocity of flow for both the ions, positive as well as negative, are same in both the case. If we have used potassium nitrate as well as अमोनियम नाइट्रेट। और ये जो बीच में हमने सर्किट कंप्लीट करने के लिए यू शेप की ट्यूब रखी है, उसका नाम है सोल्ट ब्रिज। क्या नाम है? सोल्ट ब्रिज। ये याद रखिएगा। ब्रिज का मतलब जो दो चीजों को जोड़ने का काम करे, तो ये दो बीकर के सॉल्यूशंस को जोड़ने का काम करता है, और उसमें सोल्ट भरा है, इसलिए इसका नाम क्या है? सोल्ट ब्रिज है। अब होगा क्या? जैसे ही ये सारा अरेंजमेंट कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होगा। कोई लॉजिकली बता पाएगा क्यों इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू होगा? रेडॉक्स रिएक्शन में ये चीज डिस्कस हो चुकी है, ये रिपीट हो रहा है यहां पर। अगर याद है तो आप बता सकते हो, वरना मैं तो बताने ही वाला हूं। क्यों फ्लो शुरू होता हाईली है? सॉरी, बोलिए, क्या कहा आपने? सर वो रिएक्टिव सीरीज में जिंक हाईली रिएक्टिव। वेरी गुड। देखो, अब हाईली है या लोअर रिएक्टिव है, वो बात यहाँ पर जिंक के लिए और कॉपर के लिए आप कंपेयर कर सकते हो। बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स रखे हैं, वो दोनों का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी सेम नहीं है। और आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, पोटेंशियल दोनों का सेम नहीं है। जिंक और कॉपर का मतलब किसी एक का पोटेंशियल ज्यादा होगा और किसी दूसरे का पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से खास याद रखिए, क्यों इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू होता है? तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स। अब कोई एक इलेक्ट्रोड ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और दूसरा तो अब ऑब्वियसली पता है, एक डोनेट करेगा तो दूसरा तो क्या करेगा? एक्सेप्ट ही करेगा, बराबर है। बट जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना, खास याद रखिएगा, यहां पर फिजिक्स और दोनों चीज आएगी। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस तरफ होता है, उससे उल्टा फ्लो किसका होता है? करंट का। ये याद रखिए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये आपके दिमाग में खास ये बात होनी चाहिए। अब केमिकल रिएक्शन इसमें कहां आया भाई? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, चलो हम एक्सेप्ट करते हैं, बट इसमें केमिकल रिएक्शन कहां पर आया? तो जिंक और कॉपर आपने जो रखा है यहां पर, उसमें टोटल क्या हुआ? तो एक पूरा रिएक्शन ऐसा हुआ कि यहां पर जिंक जो है ना, वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहा है। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, याद है किसी को? जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कॉमन? हम जनरली जिंक के ऊपर कौन सा चार्ज लिखते हैं, वहां पर लगाते हैं कौन सा चार्ज, याद है किसी को? +2। मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है जिंक जो है वो। बट वो डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो ये वायर के थ्रू आगे बढ़ेंगे।
किसके पास जाएंगे? कॉपर के पास जाएंगे। ये कॉपर का इलेक्ट्रॉन, ये बहुत शांति से याद रखना, मैकेनिज्म बहुत अच्छी है, आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए कि होगा क्या। जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, देखो 2 चीजें साइमल्टेनियसली होगी, खास याद रखिएगा। जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ये वायर के थ्रू, कॉपर वायर के थ्रू जाएंगे कॉपर के पास। और जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब वो क्या बन गया होगा? Zn+2। जो जिंक के इलेक्ट्रॉन गए हैं और Zn+2 बना है, Zn+2 जाएगा ये सॉल्यूशन, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होकर गए होंगे ये कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर, और कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज बना। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना यहां से। अब आपने यहां पर कौन सा सॉल्यूशन भरा था बीकर में? याद रखिए, CuSO4, जिसमें 2 चीजें होती है, Cu+2 एंड SO4-2। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हैं ये कॉपर स्ट्रिप के ऊपर, कॉपर के रोड के ऊपर, वो नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है? नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है? पॉजिटिव को या नेगेटिव को? उतना तो हमें पता ही है। पॉजिटिव को। पॉजिटिव को, ऑब्वियस है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए घूम फिर कर जिंक के पास से, जो कॉपर के पास आए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके साथ कौन बाइंड होगा? तो ये सॉल्यूशन में जो Cu+2 है, क्योंकि CuSO4 में 2 चीजें होती है, Cu+2 एंड SO4-2। तो वो Cu+2 जो है वो जाकर कहां पर बाइंड होगा? वो नेगेटिव चार्ज के साथ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, हमें पता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएंगे, उसे चाहिए भी थे क्योंकि उसके ऊपर +2 चार्ज था। तो अब वो क्या बन जाएगा? कॉपर न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएगा। तो खास याद रखिए, यहां पर एक पूरी साइकिल बनी। देखो हुआ क्या, ये जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन गए कॉपर के पास, और वो 2 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करने के लिए Cu+2 जाकर जुड़ा कॉपर के ऊपर। यहां जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए वो बन गया होगा Zn+2, और वो आयन बनकर किस में मिक्स हो गया? तो ZnSO4 के सॉल्यूशन में। और आप एक्सपेरिमेंट से पहले, ये प्रूव क्यों होता है? क्योंकि बिफोर एक्सपेरिमेंट इफ यू मेजर the weight, if you have measured the weight of zinc strip as well as copper strip, and after experiment if we measure the weight of zinc as well as copper strip, then it will be decreased. इसका मतलब है जिंक का वेट जितना आपने लिया था, आफ्टर एक्सपेरिमेंट वो कम हुआ होगा, और कॉपर का वेट आपने जितना लिया था, आफ्टर एक्सपेरिमेंट वो इंक्रीज हुआ होगा। कोई कहेगा क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? देखो लॉजिक ही है इसमें। हमने कहा कि जिंक का वेट कम हुआ होगा, उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन मूव हुए कॉपर की ओर, और Zn के जो आयंस है, मतलब Zn+2 जो बना, वो पार्टिकल्स कहां चले गए? सॉल्यूशन में। मतलब उतनी स्ट्रिप जो है उसका वेट कम होगा। वाइल कॉपर के ऊपर तो ये Cu+2 डिपोजिट हुए, कॉपर के जो आयोनिक पार्टिकल्स थे वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए वहां पर बाइंड हुए। तो बाइंड हुए मतलब वेट क्या होगा? कॉपर का इंक्रीज होगा। तो ये सारी बात जो हुई कि जिंक जो है वो Zn+2 बना, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और वही 2 इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए? कॉपर+2 ने, और बन क्या गया? कॉपर। तो ये पूरा जो साइकिल हुआ उसमें एक चीज आपने देखी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई। आप देखो, और आप इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हो? What is electricity? Can anyone define the word electricity? Flow of electron. Electricity is the study of charges. दोनों सही, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही वाली डेफिनेशन बिल्कुल फिक्स बैठती है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें मिला फ्लो। आप देखो जरा कि जिंक की ओर से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव हुए, बराबर है। तो केमिकल चेंजेस तो हुए ही, आप देखिए, क्योंकि जिंक में से Zn+2 बना और Cu+2 में से Cu बना। तो ये जो चेंज हुआ, केमिकल चेंज, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब तो इलेक्ट्रिसिटी। तो केमिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हुई? इलेक्ट्रिसिटी में। तो ये जो सेल है, ये जो मैकेनिज्म है, उसे हम क्या नाम दे सकते हैं? कौन सा सेल कह सकते हैं? अभी मैंने कहा कि जो ऐसा सेल है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों को कन्वर्ट करता है, बट नाम दो दिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये कौन सा वाला सेल होगा वो दोनों में से? इलेक्ट्रोकेमिकल होगा या इलेक्ट्रोलाइटिक होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल होगा, क्योंकि ऊपर ही हमने डेफिनेशन दी कि ऐसे इलेक्ट्रिकल में।
उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बराबर है। और दो रिएक्शन यहां पर आपको दिखाए, देखो ये तो बात हुई कि भाई आपको इलेक्ट्रिसिटी मिली, आपको करंट मिला, बराबर है। और ये जो डेनियल सेल, अगर आपने प्रॉपर वे में जिंक और कॉपर ही यूज किया है, और दूसरा दोनों के कंसंट्रेशन जो है वो यूनिटी है, यूनिटी मतलब ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, CuSO4 का सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन भी 1 मोलर है। और ये सारी चीजें अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पर की गई है तो ऐसे सेल्स को हम स्टैंडर्ड सेल भी नाम दे सकते हैं। आगे हम डेफिनेशन लेने वाले हैं, स्टैंडर्ड सेल क्या है, कितने टेम्परेचर पर वर्क करना चाहिए, बराबर है। बट ये जो सेल है वो डेनियल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले जिंक और कॉपर लेकर इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रैक्टिकल किया था, इसलिए ये सेल को डेनियल सेल भी कहते हैं। इसमें वोल्टेज में मेजरमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए वोल्टेक सेल भी कहते हैं। गैल्वेनोमीटर यूज होता था तो गैल्वेनिक सेल भी इसे कहा जाता है। बट जब आप डेनियल सेल वर्ड यूज करो ना, खास याद रखिएगा बच्चों, जब आप वर्ड डेनियल सेल यूज करते हो तो जिंक और कॉपर ये दोनों ही आने चाहिए उसमें। उसके अलावा कोई भी आप मेटल्स यूज करते हो इलेक्ट्रिसिटी गेन करने के लिए तो आप उसे डेनियल सेल नहीं कह सकते हो। हाँ, वोल्टेक सेल या गैल्वेनिक सेल जरूर आप बोल सकते हो, बराबर है। बट अगर वहां पर वर्ड डेनियल सेल यूज हुआ है तो खास याद रखिए कि आपको जिंक और कॉपर वाला ही कॉम्बिनेशन जो है वो क्या करना है, यूज करना है। दूसरी एक बात, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऐसे सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जहां से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डोनेट होता है जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर से, वो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड कहा जाता है, मतलब कि एनोड कहा जाता है इसे। आपने ये दोनों वर्ड सुने हैं, एनोड और कैथोड, बराबर ना। और जो ऐसा इलेक्ट्रोड है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, खास याद रखिएगा, वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, बराबर ना, पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट करता है और उसे कहा जाता है कैथोड। जब हम इसका अपोजिट वाला देखेंगे ना, अपोजिट मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल, हम इलेक्ट्रोलाइटिक देखेंगे ना, तो ये एनोड कैथोड चेंज हो जाएंगे, खास याद रखिए, बराबर है। तो तब हम नेगेटिव को कैथोड कहेंगे और पॉजिटिव को एनोड कहेंगे। बट यहां पर हमें याद रखना है, अभी सिर्फ एक चीज याद रखिए, एनोड मतलब नेगेटिव चार्ज वाला और कैथोड मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला। किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात हो रही है तब। कोई मुझे ये कहेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा 11th में, उसके हिसाब से ये जिंक वाला जो रिएक्शन मैंने लिखा है उसमें जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, याद आए तो बोलिए। रिडक्शन। जिंक के ऊपर यहां पर 0 चार्ज है, कुछ नहीं मतलब 0, और यहां पर +2 है। ऑक्सीडेशन। देखो आप दोनों आंसर दे रहे हो, सही वाला आंसर है ऑक्सीडेशन। एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, ये चार्ज को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसमें अगर इंक्रीमेंट होता है मतलब बढ़ोतरी होती है तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और उसमें अगर डिक्रीमेंट होता है तो क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, बराबर है। तो इस हिसाब से ही अगर आप देखो तो कॉपर का क्या हुआ, आप देखो +2 है और बन रहा है 0, रिडक्शन। हाँ क्योंकि डिक्रीमेंट हुआ तो ये रिडक्शन है। इसका मतलब ये है कि ये आधा रिएक्शन जो है, मतलब पूरा जो रिएक्शन हो रहा है उसमें जिंक वाला आधा पार्ट है, कॉपर वाला दूसरा आधा पार्ट है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हुआ। और ये कॉपर वाला जो रिएक्शन है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हुआ। और टोटल पूरा रिएक्शन जिंक प्लस Cu+2 Zn+2 प्लस Cu। अब देखो मैंने दो इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ नहीं लिखा है, आप खास ध्यान दीजिए। क्यों, आपने रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस किए हैं, आपको पता है कि इसके रिएक्टेंट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, भाई इसके प्रोडक्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक दूसरे के साथ कट सट हो जाते हैं। और दूसरी बात, यही 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर यूज हुआ है, मतलब है वो एक ही, बराबर है। तो जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होता है ये रिएक्शन में, और कॉपर जो है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। और ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं उसे हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, खास याद रखिए, बराबर है। और ज्यादातर रेडॉक्स रिएक्शंस के दौरान इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, इसलिए हम ऐसे रिएक्शंस को ज्यादातर कंसिडर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने के दौरान। अब यही मैकेनिज्म जो है
वो कितना वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस करती है, वो अगर हम मेजर करें गैल्वेनोमीटर से। मैंने कहा ये सारी चीजें अगर यूनिटी ली है आपने, स्टैंडर्ड ली है, 1 मोलर कंसंट्रेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर आपने प्रैक्टिकल किया, सब कुछ अगर आपने मेंटेन किया है, तो ये जो सेल हमने लिखा है डेनियल सेल, वो 1.1 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। कितने वोल्टेज प्रोड्यूस करता है? 1.1 वोल्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब आपको 3 केस सिखाए जाते हैं हर बार। आपके पास अगर बुक है अभी प्रेजेंट में, ध्यान बुक में आपका है, तो 3 अलग अलग केस शायद दिए गए होंगे आपकी बुक में, कि भाई अगर हम सिर्फ ये अरेंजमेंट जो हमें सिखाई गई है उस तरीके से सारी चीजों को जोड़ दे एक दूसरे के साथ, तो क्या होगा? तो शुरुआत में आपको 1.1 वोल्ट जितनी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मिलेगी। और तब क्या हो रहा होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो हो रहे होंगे किस तरफ? जिंक से लेकर कॉपर वाले रोड की ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो हो रहे होंगे। बट खास याद रखिए, मैंने वर्ड बोला इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे फ्रॉम जिंक टू कॉपर। वाई करंट जो है वो किस तरफ फ्लो हो रहा होगा? मैंने अभी कहा इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो अपोजिट होता है, तो करंट जो है वो कॉपर की ओर से जिंक की ओर फ्लो हो रहा होगा, ये खास याद रखिए। इसका मतलब दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। दूसरी चीज हम एक ये भी कह सकते हैं, जिंक जो है वो एनोड का काम करेगा और कम होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब डिसोल्व हो जाएगा ZnSO4 में थोड़ा। और कॉपर जो है वो किसका काम करेगा? कैथोड का काम। और कॉपर का मास जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब डिपॉजिट होगा। कॉपर जो है वो क्या होगा? डिपॉजिट होगा। ये कब होगा? जब तक ये रिएक्शन जो है वो 1.1 वोल्ट आपको देता रहेगा। अब एग्जैक्ट मान लीजिए 1.1 वोल्ट जितना जो है वो आपको मिल गया वोल्टेज जो है वो, अब आप बाहर से भी 1.1 वोल्ट ही वोल्टेज जो है वो अप्लाई कर दो। अब खास याद रखिएगा, हम बाहर से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अभी तक ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा था जो हो रहा था, अब आप उतना ही वोल्टेज बाहर से भी अप्लाई करते हो जितना आपको मिल रहा है, तो क्या होगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई? आपको भी 1.1 वोल्ट मिल रहा है, आप भी 1.1 वोल्ट दे रहे हो, तो क्या होगा? नेट चेंज क्या हो जाएगा? 0. हाँ, क्योंकि दोनों तरफ से 1.1 वोल्ट जितना ही वोल्टेज जो है वो मिल रहा है। प्रोड्यूस भी 1.1 वोल्ट हो रहा है और आप भी 1.1 वोल्ट बाहर से जो है वो अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा? तो 2 इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। एक, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो जाएगा, मतलब 0, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स है। और दूसरा, कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो रहा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं, नॉट प्रोड्यूस्ड। और ये तो ऑब्वियस है ना भाई, कि अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी तो कहां से मिलेगी? तो दोनों चीजें क्या हो जाएगी? 0। बट अगर गलती से या जानबूझकर हम 1.1 वोल्ट से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे दे, अप्लाई कर दे बाहर से, हमें मिल रही है 1 वोल्ट, बराबर है, वो 1.1 से ज्यादा हम बाहर से दे दे, तो क्या होगा? बराबर है, एक 1.1 वोल्ट से मोर देन 1.1 आप लिख दो, तो क्या होगा? आपके लॉजिक के मुताबिक क्या होना चाहिए? रिएक्शन जो है ना रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कौन देता था पहले? जिंक। अब कौन देने लगेगा? कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लगेगा। क्यों? आप बाहर से ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो। तो हमने सबसे पहली लाइन की, जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है वो होने लगते हैं। तो अपने आप तो क्या होता था? जिंक से कॉपर की ओर इलेक्ट्रॉन जाते थे, बट हमने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दी, तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, मतलब उल्टा रिएक्शन होने लगा। कॉपर की ओर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे किस तरफ?
जिंक की ओर मूव होने लगेंगे। तो वो दोनों के दोनों पॉइंट उल्टा लिख दो। फर्स्ट जो केस हमने लिया है उसे अपोजिट क्या लिखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो होंगे कॉपर से जिंक की ओर। और दूसरा करंट, करंट होगा जिंक से कॉपर की ओर। बराबर है। जो एनोड का काम करता था वो कैथोड का काम करेगा, और जो कैथोड का काम करता था वो किसका काम करने लगेगा, एनोड का काम करने लगेगा। कब, जब हम बाहर से ज्यादा वोल्टेज जो रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं उससे भी ज्यादा वोल्टेज अगर बाहर से अप्लाई करते हैं तो ये पूरा रिएक्शन जो है वो उल्टा जो है वो काम करने लगेगा। बराबर है। तो इतनी चीज जो है वो डेनियल सेल के लिए, पर्टिकुलरली डेनियल सेल मतलब जिंक और कॉपर वाले जो सेल है उसके लिए हमने ले। अब दो तीन टर्मिनोलॉजीज है वो आपको याद रखनी है तो हम आगे बढ़ पाएंगे ये चैप्टर में। ये जो सेल हमने लिया खास याद रखिएगा, मैं बारी बारी ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, टाइम बिगड़ना नहीं है, बट ये जो सेल हमने ड्रॉ किया है वो दो पोर्शन में काम करता है, खास याद रखिए। ये पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक हाफ सेल की तरह एक्ट करता है, और ये जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन है वो दूसरा हाफ सेल है। देखो मैंने वर्ड बोला हाफ सेल, खास याद रखिएगा। तो किसे हाफ सेल कहेंगे, तो इलेक्ट्रोड और वो जिस इलेक्ट्रोलाइट में डीप किया गया है, खास याद रखिए। एनी इलेक्ट्रोड and the electrolyte in which that electrode is dipped are combinedly known as half cell। उसे हम क्या कहेंगे, हाफ सेल कहेंगे। कोई एक इलेक्ट्रोड और वो जो इलेक्ट्रोलाइट में डीप किया गया है वो दोनों की पेयर को एक साथ हम क्या नाम देंगे, हाफ सेल ऐसा नाम देंगे। और कई सारी बुक में ये हाफ सेल को रेडॉक्स कपल ऐसा नाम दिया होगा। एक है हाफ सेल और दूसरा नाम क्या दिया गया होगा, रेडॉक्स कपल। तो याद रखिए इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इन विच इलेक्ट्रोड इज डिप्ड आर कंबाइनली नोन एज हाफ सेल और रेडॉक्स कपल। उसे या तो हाफ सेल कहते हैं या तो रेडॉक्स कपल कहते हैं। और ऐसे दो हाफ सेल जब एक दूसरे के साथ बाइंड होकर मतलब कि ज्वाइंट होकर वर्क करते हैं तो उसे फुल सेल मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या सिर्फ सेल ऐसा नाम दिया जाता है। बराबर है। तो व्हेन टू हाफ सेल्स join together to convert electricity into chemical energy or chemical energy into electrical energy, then that type of mechanisms are known as cell। उसे हम क्या नाम देंगे, सेल। जब दो हाफ सेल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं या दो रेडॉक्स कपल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उसे हम एक सेल आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरी बात, जो ऐसा सेल है जिसमें ऑक्सीडेशन जो है वो होता है, खास याद रखिए। ऑक्सीडेशन का मतलब जिंक हमने जो एज एन एग्जांपल लिया था जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं वो वाला जो पोर्शन है, वैसे हाफ सेल को हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे। खास याद रखिए ये वाला पोर्शन इन शॉर्ट, यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होते थे तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये जो हाफ सेल है जो ऑक्सीडेशन फील कर रहा है उसे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहेंगे। बराबर है। तो अब जब जब मैं वर्ड बोलूं कि भाई ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात कर रहा हूं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि सर ऐसा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की बात करें जिस तरह ऑक्सीडेशन हो रहा है दिए गए सेल में। बराबर है। और इसका मतलब समझ में आ गया होगा, ये रिमेनिंग हाफ सेल है उसे हम क्या नाम देंगे भाई, वहां पर तो रिडक्शन हो रहा है तो उससे हम नाम देंगे रिडक्स। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, ये है रिडक्शन हाफ सेल। बराबर है। तो दो टाइप के हाफ सेल होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा होता है रिडक्शन हाफ सेल। और ये दोनों कंबाइन होकर एक सेल की तरह मतलब कि पूरी जो मैकेनिज्म है वो वर्क करती है वहां पर। तो ये बात थी, वो दो टर्मिनोलॉजी थी, रेडॉक्स कपल या हाफ सेल और दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल किसे कहते हैं। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था उसमें एक वर्ड आया था, वही चीज को हम आगे दोहराते हैं। पोटेंशियल आपने सिर्फ कहा था बट हम यहां पर वर्ड लेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और ये समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रोड क्या है
और कितने टाइप के होते हैं, बराबर। पहले शॉर्ट में समझा देता हूं, नेक्स्ट टॉपिक में वो हमें डीप में पढ़ना ही है, इलेक्ट्रोड क्या है। तो इलेक्ट्रोड क्या है वो पता लगने के बाद हमें पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा। इलेक्ट्रोड मतलब मेटल की ऐसी प्लेट या नॉन मेटल का ऐसा टुकड़ा कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं। उसकी सतह पर, सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन से वो ट्रांसफर हो सके। ऐसे ही मेटल्स या नॉन मेटल्स जो है, कई बार गैस भी होते हैं, खास याद रखिए। वैसे इलेक्ट्रोड्स को गैसियस इलेक्ट्रोड कहते हैं, बट ये मैंने इसलिए पहले नहीं बोला क्योंकि इसमें भी हेल्प तो मेटल या नॉन मेटल की चाहिए, बराबर है। गैस जो है वो या तो मेटल की प्लेट के साथ जुड़ा हुआ होता है या तो नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ होता है। कैसे वो हम सीखेंगे, बट याद रखिए मेटल या नॉन मेटल की ऐसी प्लेट या ऐसा रोड जिसके सरफेस पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, उसे हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड ऐसा नाम देंगे, बराबर है। वो प्लेट भी हो सकता है, रोड भी हो सकता है, बस उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड, ये याद रखिए। और दो इलेक्ट्रोड जैसे अलग अलग मेटल के या मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हो, जब जोड़े जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें पता है अलग अलग मेटल्स या जो एलिमेंट्स है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी सेम नहीं होती। कोई एक डोनेट करता है तो दूसरा शायद एक्सेप्ट भी कर रहा हो उसकी रिस्पेक्ट में, बराबर है। तो कोई पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है और कोई नेगेटिव चार्ज, जैसे हमने एनोड और कैथोड का। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, दोनों की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी जो है वो अलग अलग होती है। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है किसके बीच में, इलेक्ट्रोड के बीच में। और इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके बीच में भी हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट ये दोनों एक दूसरे के टच में। तो यहां पर भी ऐसा हो सकता है कि ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन के लेन देन की कैपेसिटी अलग हो, और दो इलेक्ट्रोड आपने जोड़े हैं तो उसके बीच में भी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी है वो क्या हो सकती है, डिफरेंस हो। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, और इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसे हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम उसे नाम देंगे, खास याद रखिएगा, बराबर है। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, एक पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाता है और दूसरा पोटेंशियल है रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों के बीच में सिर्फ साइन का चेंज होता है, खास याद रखिए। जैसे कि कोई आपको ये कहे जिंक मेटल है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट है। कैसे मेजर किया उसकी मेथड पूरी आएगी, अभी हमें डिस्कशन नहीं करना है। तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए, आपको कोई ऐसा पूछे, एकदम इजी है, खास याद रखिए। आपको -1 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस कितना हो जाएगा, +0.76 वोल्ट। तो रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बीच में सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंज होता है, खास याद रखिए। दोनों की जो साइन है वो अलग होती है, एक माइनस है तो दूसरा क्या होता है, प्लस होता है। मतलब कोई इलेक्ट्रोड अपने आप को कितना ऑक्सीडाइज कर सकता है वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और खुद अपने आप को कितना रिड्यूस कर सकता है उसे क्या कहा जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल नाम दिया जाता है। तो दोनों के बीच में सिर्फ साइन का फर्क है। बट IUPAC नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको पता है तो, और ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में से रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड मानती है। तो खास याद रखना, जब पोटेंशियल की बात की जाए तो आपको कौन सा पोटेंशियल ध्यान में रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल ध्यान में रखना है, बराबर है। वैल्यू याद रखना है या नहीं वो मैं टिक करवाऊंगा, उतनी चीजों की वैल्यू याद रखनी है, बट ध्यान में लेना है स्टैंडर्ड डेटा जो है वो कौन सा है, रिडक्शन पोटेंशियल है।